Okay, I'm going to start the class today. Today we will start a new chapter that is locomotion and movement. It is also very small chapter. ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ याद करने वाला सिस्टम नहीं है. Sorry, ज्यादा कुछ समझने वाला सिस्टम नहीं. Only the part which you have to understand is mechanism of sliding filament theory. Basically, it is known as. उसके अलावा everything you have to remember. लाइक कितने नंबर्स ऑफ बोन्स हैं, कहाँ कितना बोन्स है, फेशियल बोन्स कितने हैं, स्टर्नम में बोन्स कितने हैं, हेड में कितने हैं, टो में कितने हैं, ये सारी चीजें. ठीक है, तो वी विल क्विकली स्टार्ट विद द स्लाइड ओनली एंड देन कंप्लीट द चैप्टर. ओके, स्टार्ट करते हैं मूवमेंट. सी, इन फर्स्ट चैप्टर जो लिविंग बीइंग वाला चैप्टर था उसमें वी हैव कवर्ड लोकोमोशन और मूवमेंट. दो पार्ट वी हैव डिस्कस्ड. एंड मूवमेंट क्या है, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे रह के अपनी बॉडी को हिलाना. लाइक आई एम मूविंग माय फिंगर्स, आई एम मूविंग माय हैंड्स, आई एम मूविंग माय हेड, बट आई एम स्टेइंग एट दैट सिंगल पोजीशन. So that is called as movement. Movements are shown by bacteria also, amoeba also, movements are shown by fungi also. Even plants also show movements. Movement towards light, movement towards the earth, movement towards the temperature. Different kind of phenomena are there जिसके according plant भी अपना movement दिखाते हैं. But locomotion are especially the features of animals or animal beings. You can say from protozoa like amoeba or paramecium, they also move, but their movement are with the help of cilia or flagella. ठीक, तो जब एक पूरी बॉडी का मूवमेंट हो फ्रॉम वन पोजीशन टू द अदर पोजीशन, इंक्लूडिंग ऑल द मूवमेंट इनसाइड द बॉडी एंड आउटसाइड द बॉडी, देन दैट इज कॉल्ड एज लोकोमोशन. मेनली जितने भी एनिमल्स के फीचर होंगे वो लोकोमोशन परफॉर्म करेंगे. मींस दे हैव द कैपेबिलिटी टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर. ओके, एंड द मूवमेंट इज व्हाट, by living or by staying at your own position, you can move your hands, legs, whatever you want to move, you can move. Okay, so these two are two different things. Locomotion is a bigger area where movement is part of locomotion. Okay, movement क्या है, बहुत smaller term है. हम लोग किसी भी चीज को move करा सकते हैं, but locomotion is a different thing. Like this, okay, लाइक दिस वन इज ऑन माई हैंड. तो अगर हम इसको यहाँ से वापस उठा के यहाँ रखते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट, लोकोमोशन. लेकिन हम इसी के इसको रखते हुए इसको हम ओपन कर रहे हैं या इसमें से कुछ भी यूज कर रहे हैं, देन इट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, मूवमेंट. ओके, सिंपली ये मूवमेंट और लोकोमोशन दोनों ही एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है. मूवमेंट इज अ पार्ट ऑफ लोकोमोशन. ओके, दिस मच यू हैव अंडरस्टैंड. Yes, ma'am. ओके, so movement क्या है? Movement is defined as any visible change of position exhibited either by the whole organism or any part of the body. कि किसी भी बॉडी पार्ट से या पूरे होल ऑर्गेनिज्म ही मूवमेंट शो कर सकता है. होल ऑर्गेनिज्म मूवमेंट यानी कि प्लांट के टर्म्स में बेसिकली बोल रहा है. ठीक है, it is one of the most important characteristic of living organism. The movement of living things are autonomic यानी कि self sustained है, खुद से होते हैं. और ये by the will of particular organism the movement occurs, while the movement of non-living object is induced due to the external forces. देखो, non-living objects का movement क्या होता है, जब उसमें फोर्स अप्लाई होता है तब वो non-living मूव करते हैं. लेकिन जो लिविंग है वो क्या होता है, बिना किसी फोर्स के सर्टेन रहता है और सेल्फ सस्टेन रहता है अपने आप में, वो खुद से आइडिया लगा के मूव करता है. ठीक, नेक्स्ट वन इज क्या है, बोथ एनिमल्स एंड प्लांट एग्जिबिट वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट्स. Movement of animal can be muscular, non-muscular. Plant show cellular and often organ movement. The study of movement is called as kinesiology. So, ये study of movement have never been asked in any of the examination. So, what is the basic saying here in this paragraph? कि movement एनिमल और प्लांट दोनों का फीचर है. मूवमेंट एक लोकोमोशन का पार्ट है और इम्पोर्टेंट फंक्शन किसका है, लिविंग बीइंग्स का. लिविंग बीइंग सेल्फ सस्टेनेबली अपनी मर्जी से मूवमेंट करते हैं, लोकोमोशन करते हैं. वाइल नॉन लिविंग बीइंग जो होते हैं उनको फोर्स देके मूव कराया जाता है. अब टाइप ऑफ मूवमेंट में देखो बहुत सारे आएंगे. अमीबॉइड आएंगे, सीलिया से आएगा मूवमेंट, फ्लैजिला से आएगा. देन मस्कुलर मूवमेंट्स बेसिकली एनिमल्स की बात जब होगी तो मस्कुलर आएगा. ठीक, अमीबॉइड मूवमेंट यानी कि सीरोपोडिया. जब अमीबा मूव करता है उसका तो कोई शेप नहीं है. अब मान लो वो अपना ये एक चीज आगे कर दिया, ये सीरोपोडिया आगे कर दिया तो मूव कर जाएगा. तो उस मूवमेंट को क्या बोलेंगे, अमीबॉइड मूवमेंट या सीरोपोडियल मूवमेंट. ये सिर्फ और सिर्फ अमीबा में होता है विद द हेल्प ऑफ फिंगर शेप्ड प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन, दैट इज सीरोपोडिया फॉल्स फीट एज सीन इन अमीबा, इज कॉल्ड एज अमीबॉइड मूवमेंट. देन सीलियरी मूवमेंट किसमें होगा, पैरामीशियम में होगा एंड सम काइंड ऑफ फंजाई में भी होगा. Movement of the cell or organs with the help of cilia is called as ciliary movement. Cilia are short, fine, hair-like structures present all over the
surface in large numbers which beat in succession in coordinated manner to help in the movement. इसका succession we have studied in the cell chapter. कैसे जब सीलिया मूव करता है पीछे की तरफ तो बॉडी क्या करती है आगे की तरफ मूव करती है. तो सीलियरी मूवमेंट क्या होगा बेसिकली पैरामीशियम में. इवन इन एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स आल्सो इंटरनल ऑर्गन्स के कुछ जो स्ट्रक्चर देखोगे दे विल बी हैविंग सीलियरी मूवमेंट. ठीक है. रिमूवल ऑफ डस्ट पार्टिकल एंड फॉरेन सब्सटेंसेस थ्रू द ट्रैकिया, पैसेज ऑफ ओवा थ्रू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट occurs through cilia. देखो अभी मैंने बताया ना ह्यूमन बीइंग्स में भी है. This type of movement occurs in most of our internal tubular organs that are lined by ciliated epithelium. अब क्या हो रहा है फ्लैजेलर मूवमेंट. This type of movement occurs in protozoan like Trypanosoma, Euglena, etc. along with sponges. Sponges में जो मूवमेंट कराते थे जो काइंड ऑफ सेल्स थे वो क्या थे? We have studied that one. Choanocytes थे. तो choanocytes cell were like what? They were having the flagellar movement जो कि मूवमेंट में मदद कराते थे. Sponges, flagella of choanocyte. देखो यहाँ choanocyte cells maintain a regular current of water through the canal system. In case of human beings, the sperm swim in water or in female genital tract with the help of its flagellar movement only. Human being में flagellar movement कहाँ होता है? Sperm. मेल का sperm क्या करता है? With the help of flagellar movement, it moves and goes into the female genital tracts. Okay. Then muscular movement किसका होगा? जाहिर सी बात है muscular movement are the feature of animal. Movement with the help of muscle is called as muscular movement. These are brought about by the movement of myofilaments packed within the muscle fibers. The contractile property of muscle is used effectively to bring about the movement. This type of movement is found in majority of multicellular animals, including humans. ये basically animals का feature है. ये muscular movement is a feature of animals. Then locomotion में क्या है? It is movement of animal as a whole from one place to another. These are voluntary movement that result in change of place or location. जैसे देखो क्या क्या है? Walking, running, flying, swimming, ये सब किसका characteristic है? Animals का होता है. That is why they are moving their whole body and they are doing the locomotion. अब क्या क्या require करते हैं? It requires a perfect coordinated activity of muscular, skeletal and neural system. Now advantages of locomotion क्या क्या है? It helps the animal in search of food, shelter, mate, to escape from enemies, predators, to locate stable areas for breeding or disperse to new locations. Methods of locomotion in animals vary their habitat and the demand of situation. अब देखो इसमें क्या बोल रहा है? लोकोमोशन का क्या क्या एडवांटेज है? जाहिर सी बात है एक उसको ऐसे ले लो कि रोटी कपड़ा और मकान, ये तीन चीज क्या है मेन है फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल ऑल्सो, फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑल्सो. तो इन तीनों बेसिक चीजों के लिए क्या होता है? लोकोमोशन नेसेसरी है. बहुत लोग अर्निंग के लिए भी लोकोमोशन नेसेसरी है, घर से बाहर निकलना के लिए भी लोकोमोशन नेसेसरी है. टू फुलफिल ऑल देयर पर्पस एंड नीड, एनिमल्स नीड टू लोकोमोट. दिस इज द मेन एडवांटेजेस ऑफ व्हाट? लोकोमोशन. लोकोमोशन अलाउ करता है एक एनिमल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने के लिए, इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ शेल्टर, इन सर्च ऑफ वर्क, एवरीथिंग. ठीक. अब आते हैं लोकोमोशन वर्सेस मूवमेंट. मैं ये पहले भी बता चुकी हूँ. इट इज क्या वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट. दोनों इंटर रिलेटेड हैं. और क्या है? मूवमेंट इज अ पार्ट ऑफ लोकोमोशन. तो यही चीज इसमें भी लिखा होगा. बिकॉज एन एनिमल कैन नॉट चेंज इट्स प्लेस without movement. Cilia helps in movement of food inside the cytopharies and in locomotion in paramecium. Tentacles in hydra are used for capturing prey and in locomotion. देखो locomotion और movement क्या है? बहुत दूसरे से इंटररिलेटेड है, बट मूवमेंट इज अ पार्ट ऑफ लोकोमोशन. यही ये इसमें भी बोल रहा है. एग्जाम्पल किसका लिया है? पैरामीशियम का लिया है और हाइड्रा का लिया है. Limbs are used for change of body posture as well as for locomotion in humans and the other animals. This suggests that movement and locomotion are interlinked, thus stating that all the locomotions are movement but all the movements are not locomotion. This statement you have to learn. और लोकोमोशंस क्या होते हैं? मूवमेंट. लेकिन सारे मूवमेंट क्या है? लोकोमोशन नहीं है. लाइक आई एम मूविंग दिस वन, तो इसको हम लोग क्या बोल? लोकोमोशन थोड़ी बोलेंगे. अभी तो हम वही जगह पे बैठे लेकिन अभी अपना हाथ हिला रहे हैं. तो जितने भी लोकोमोशन है अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज का बॉडी पार्ट का मूवमेंट होता है, तभी लोकेशन होता है. ठीक है, तभी लोकोमोशन होगा. लेकिन मूवमेंट अगर हम कराएंगे तो जरूरी नहीं है कि वो लोकोमोशन की हो. दैट इज व्हाई दिस सेंटेंस बिकम इंपॉर्टेंट. ऑल द लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल द मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन. इस पे बेस्ड एनसीईआरटी में भी कई बार आया है, एंट्रेंस एग्जाम में भी बहुत बार आता है ये लाइन. ठीक. नेक्स्ट देखते हैं मसल्स क्या है. Muscles are made up of highly specialized thin and elongated cells called muscle fibers. Muscles arise from the embryonic mesoderm. It makes about 40 to 50% of human body weight. ये याद रखना, मसल्स कहाँ से अराइज होते हैं? एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म. देन स्पेशल प्रॉपर्टीज क्या क्या है मसल्स की? देखो, एक्साइटेड हो जाते हैं, कंट्रैक्टिबिलिटी है, मसल्स
इलास्टिसिटी और एक्सटेंसिबिलिटी शो करते हैं। जब कोई योगा या डांसर देखते हैं ना, अपनी बॉडी को पूरा पूरा घुमा लेते हैं, या फिर योगा में देखो इतना डिफिकल्ट डिफिकल्ट पोस्चर्स होता है, वो सब किसके वजह से होता है? फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी जिसमें मसल फाइबर में होती है। ये विद प्रैक्टिस आता है। जो प्रैक्टिस करता है उसके में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दिखती है मसल्स में, जो नहीं प्रैक्टिस करता उसमें कम फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। सेम वे तो देखो ये स्पेशल प्रॉपर्टीज इसमें भी है। कंट्रैक्टिबिलिटी है, इस एक्साइटेबिलिटी है। एक्साइटेबिलिटी मतलब कि जब एनर्जी स्टोर हो जाता है तो क्या होता है? मसल्स एक्साइट हो जाते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। अगर हम लोग करंट को छूते हैं तो करंट हम लोग को तुरंत क्यों लगता है और हम लोग क्यों हाथ पीछे हटाते हैं? क्योंकि जो मसल्स फाइबर्स हैं या मसल्स के अंदर क्या है, तुरंत के तुरंत करंट के कांटेक्ट में आके क्या हो जाते हैं? एक्साइटेड हो जाते हैं मसल फाइबर्स। और मसल फाइबर्स के एक्साइटमेंट की वजह से क्या होता है? मेरे को करंट लगता है। तो क्या है इसमें? एक्साइटेबिलिटी भी है। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी किस लिए बोल रहे हैं? कि हम लोग आगे भी कर सकते हैं, पीछे भी कर सकते हैं। अभी जब ये पूरा स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी देखोगे तो उसमें भी है कि विद द हेल्प ऑफ contraction of these filaments only a body is able to move and a body is able to locomote. ठीक? Then muscles also possess the property of extensibility and elasticity because of proteins, actin and myosin. And energy store में electrical potential develop करते हैं और contractibility में shorten या original relaxed state पे आ सकते हैं। Type of muscles में अगेन वही तीन टाइप, स्केलेटल, सॉरी स्ट्रिएटेड, अनस्ट्रिएटेड और कार्डियक वाले, यही तीन आएंगे ही। स्केलेटल वाले में क्या है? फंक्शन इन एसोसिएशन विद स्केलेटल ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि बाहर के जो मसल्स होते हैं वो स्केलेटल या स्ट्रिएटेड मसल्स होते हैं। विसरल या स्मूथ मसल्स किसको बोलते हैं? जो इंटरनल ऑर्गन्स यानी कि बॉडी के अंदर के जो इंटरनल ऑर्गन्स वाले मसल हैं वो क्या है? विसरल या स्मूथ मसल्स होते हैं, उसमें स्ट्रिएशंस नहीं रहता। कार्डियक मसल्स में क्या है? हार्ट मसल्स हैं। जो हार्ट मसल्स में वॉल ऑफ हार्ट की जो लाइनिंग है वो सारी क्या है? कार्डियक मसल्स हैं। कार्डियक मसल कंटिन्यूअसली वर्क करते रहते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं। स्ट्रिएटेड मसल्स क्या होते हैं? वॉलेंट्री होते हैं, हमारे मूवमेंट के हिसाब से होता है। विसरल मसल्स या स्मूथ मसल्स भी क्या है? इनवॉलेंट्री है। क्योंकि देखो खाना तो हम लोग अपनी मर्जी से खाते हैं वॉलेंटरीली, लेकिन जो खाने को पचाने का काम है वो हम लोग थोड़ी करते हैं, वो तो मसल्स अपने आप करते हैं। तो वो क्या है? स्मूथ मसल्स का काम है, वो विसरल ऑर्गन्स का काम है। ठीक, तो अभी कंपैरिजन भी देख लेते हैं। ये तीनों बेसिकली वही सेम चीज है। ये वॉलेंट्री कब किसके बोल रहे हैं? स्ट्रिएटेड कब बोल रहे हैं? स्केलेटल क्यों बोल रहे हैं? Under the microscope, they show a stripped appearance and hence are called as striated muscles. They are also known as voluntary muscles as their activities are under the voluntary control of CNS, Central Nervous System. हम लोग अपने कंट्रोल के अकॉर्डिंग अपने हाथ पैर जिन्हें सब मूव करते हैं, तो ये क्या है? स्केलेटल मसल्स हैं। विसरल मसल या स्मूथ मसल्स में क्या आएंगे? They are found in the inner wall of hollow. Okay. They are found in the inner walls of hollow visceral या internal organs of the body like alimentary canal, reproductive tract, etc. They do not exhibit any striations. कोई striations नहीं रहते हैं। मसल्स क्या रहते हैं? बॉडी के अंदर के इंटरनल ऑर्गन हमेशा क्या रहेंगे? स्मूथ रहते हैं and smooth in appearance and hence are called as smooth muscles या non-striated muscles. इसमें they assist in transportation of materials जैसे कि movement of food through the digestive tract and gametes through the genital tract. Cardiac muscles क्या है? It occurs in the walls of heart and in the walls of big veins. बिग वेन्स में मतलब ये पल्मोनरी वेन्स और सुपीरियर वेना कावा, यही दो वेन ही है जिसमें रहता है कार्डियक मसल्स। अदरवाइज कार्डियक मसल्स आर ओनली फॉर्मिंग द वॉल ऑफ हार्ट where these veins enter the heart. These are striated and involuntary in nature. Presence of oblique bands and intercalated disc are the characteristic features. यहाँ पे सेम वही फीचर फिगर है जो मैंने पहले वाले चैप्टर में डाला था। ठीक, तो यहाँ से तुम फिगर देख के पहचान सकती हो व्हाट आर द शेप एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ दीज डिफरेंट काइंड ऑफ मसल्स। अब एक बार ये देख लेते हैं, जो कंपैरिजन होता है एक तरह से कह लो तो स्ट्रिएटेड मसल्स का शेप कैसा होता है? लॉन्ग और सिलिंड्रिकल होगा। इसका रहेगा टैपरिंग इंस, स्पिंडल शेप। ठीक है, इसका क्या है? नॉन टैपरिंग, सिलिंड्रिकल या ब्रांच। मेनली तुम ब्रांच याद रख लो, ये ब्रांच। फिर न्यूक्लियस क्या है? स्ट्रिएटेड वाले में बहुत सारे न्यूक्लियस रहते हैं। इसमें क्या है? यूनि न्यूक्लिएटेड रह सकता है और इसमें 1 और 2 न्यूक्लियाई। ठीक, स्ट्रिएशंस में अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट रहते हैं, स्ट्रिएशंस एब्सेंट रहते हैं और इसमें बहुत स्लाइट स्ट्रिएशंस रहते हैं, यानी कि बहुत हल्का रहता है, फेंट स्ट्रिएशंस हैं। मोड ऑफ कंट्रैक्शन क्या है? कंट्रैक्ट रैपिडली बट सून अंडरगो फैटिग, यानी कि ये यहाँ पे तुम लिख सकती हो वॉलेंटरली कंट्रैक्ट करता है, वॉलेंटरली, इसीलिए बहुत जल्दी होता है। इनवॉलेंटरी रहता है और यहाँ पे भी इनवॉलेंटरी और रिदमिक रहता है कंट्रैक्शन। ठीक है, एग्जांपल्स में हैंड्स, लेग्स, अदर स्केलेटल मसल्स, यहाँ पे स्टमक वॉल, इंटेस्टाइन वॉल, ये प्रेजेंट इन हार्ट। तो ये these are 5 different points of comparison between these 3 different kind of muscles. अब आते हैं डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स पे। मसल्स का कितना डिटेल स्ट्रक्चर है, ये क्या होता है? पहले फिगर देखते हैं। ठीक है, फिगर में क्या बोल रहा है? दिस इज पार्ट ऑफ वन हैंड, और ऐसे समझ लो कि ये
ये एक कलाई है ना, तो ये कलाई का एक पार्ट को काट के यहाँ से ऐसे काट के देखो तो उसके अंदर कितने कितने मसल्स हैं, ठीक है। तो मसल्स आर प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। ये देखो, ये जो एक एक डब्बा है ना, कंपार्टमेंट, और ये कंपार्टमेंट के बीच में जो ये अटैचमेंट दिख रहा है, ये अटैचमेंट को हम लोग बोलते हैं क्या, फैसाई। और ये जितने भी गोला गोला दिख रहे हैं, ये इसको बोलते हैं फैसिकल या मसल बंडल, ठीक। और जो बीच का जगह है उसको बोल रहे हैं हम लोग फैसाई। बीच का जगह क्या है, जो इन सबको जोड़ा हुआ है, जो इन सबको जोड़ के रखा है उसको बोलते हैं फैसाई, और जो बीच बीच में ये है मसल बंडल्स उसको बोलते हैं फैसिकल, ठीक। अब ये चीज देखो, इस वाले पर से दिखाती हूँ। एक ये फैसाई को निकाल के दिखा रहा है, जैसे मान लो हम लोग माचिस के तेल का बंडल लेते हैं, ठीक है, तो उस बंडल में कई सारे ऐसे गोला बना के बंडल लोगी, इतना बड़ा होगा, उसमें से एक बंडल ऐसे खींच के निकालोगी तो वो सेम वही चीज दिखा रहा है इस फिगर में भी, कि इसमें से एक बंडल को खींच के निकाला है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मसल फाइबर या मसल सेल। अब उस मसल फाइबर या मसल सेल्स को निकाल के दिखा रहा है यहाँ। अब इस फिगर में क्या है, एक मसल फाइबर के पास देखो सार्कोलेमा है, जो कि पहले सार्कोलेमा क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो कनेक्शंस हैं, यहाँ पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के जो कनेक्शंस हैं, उनको जो जोड़ा हुआ है, जो लिक्विड है उस एरिया में, उस लिक्विड को बोलते हैं सार्कोलेमा, या उस एरिया विस्कस पार्ट होते हैं बेसिकली, वो लिक्विड नहीं, विस्कस पार्ट जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आसपास है वो क्या है, सार्कोलेमा है। और इसी के चारों तरफ क्या है, ब्लड कैपिलरीज दिखेंगी तुम्हें, इसी के चारों ओर क्या रहेगा, नर्वस सिस्टम का, इसी के आसपास नर्वस सिस्टम का भी सिस्टम पूरा दिखाएगा, ठीक। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, एक फिगर है क्या, मसल फाइबर्स का या मसल बंडल का, ठीक। अब इसी पूरे मसल बंडल्स को यहाँ से ये एक स्ट्रिएशन जब निकालेंगे ना एक डंठी, तो उस डंठी का स्ट्रक्चर कैसा होता है यहाँ पे देखेंगे। पूरा पैटर्न वही सेम चीज है, इसमें पूरा वही लाइन लिखा है कि कितने भी, ईच मसल बंडल कंटेन्स नंबर ऑफ मसल फाइबर्स, ये मसल फाइबर देखो 1 2 3 4 कई सारे मसल फाइबर्स हैं। देन बाउंडेड बाय सार्कोलेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किससे बाउंड हो रहा है, सार्कोलेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाउंड हो रहा है, एंड कंटेन्स वेल डेवलप्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। स्पेशलाइज्ड फॉर कैल्शियम स्टोरेज इन इट्स सार्कोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म को बोल रहे हैं साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोल रहे हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहाँ पे, मसल के फाइबर्स में। मसल फाइबर क्या है, इज अ सिंसीशियम एज इट्स सार्कोप्लाज्म कंटेन्स मेनी न्यूक्लियाई, इसका सार्कोप्लाज्म क्या है, बहुत सारा न्यूक्लियाई कंटेन किया रहता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सिंसीशियम, यानी कि अ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैविंग। देन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ फिलामेंट्स कॉल्ड मायोफिलामेंट्स या मायोफाइब्रिल्स। कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका है, मसल फाइबर्स का। इसकी बात कर रहे हैं, जो ये तीली जैसा है ना, 1 2 3 4 5 6, देखो कितने सारे हैं, 7 8 9 10 11, तो देखो लार्ज नंबर ऑफ क्या बोल रहे हैं, मसल फाइबर्स बोल रहे हैं इसको, मसल फाइबर्स। इसी को बोल रहे हैं मायोफिलामेंट्स, फिलामेंट्स, और इसी को क्या बोल रहे हैं, मायोफाइब्रिल्स भी, ठीक। अब डिटेल स्ट्रक्चर देखो, अब इस एक तीली का डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक। इस एक तीली में क्या क्या हो सकता है, इसमें 3 4 चीज हैं, जेड लाइन, ए बैंड, आई बैंड, अभी देखते हैं कि क्या क्या होता है, पहले इस बार पढ़ लो, ठीक, फिर देखते हैं स्ट्रक्चर से। मायोफाइब्रिल हैज अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड, देखो इसमें भी दिखेगा, कहीं डार्क है कहीं लाइट है। देन द डार्क बैंड्स आर आल्सो कॉल्ड एज एनआइसोट्रोपिक बैंड और ए बैंड, यहाँ और ए बैंड, विच कंटेन्स द प्रोटीन मायोसिन, किसके पास प्रोटीन मायोसिन है, ए बैंड के पास, यहाँ पे लिख लो, ए बैंड हैज प्रोटीन मायोसिन, मायोसिन, ठीक। देखो डार्क बैंड वाले को क्या बोल रहे हैं, जो ये रेड रेड वन है, ठीक है, तो इसको बोल रहे हैं हम लोग ए बैंड, दिस वन, दिस पर्टिकुलर आर कॉल्ड एज ए बैंड, क्यों, क्योंकि इसके पास कौन सा प्रोटीन है, मायोसिन प्रोटीन है। अब लाइट बैंड वाले को एनाइसोट्रोपिक नहीं है, ये आइसोट्रोपिक है, लाइट बैंड वाला आइसोट्रोपिक बैंड है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, आई बैंड, और ये क्या है, मायोसिन, एक्टिन प्रोटीन कंटेन किया है, आई बैंड हैज एक्टिन प्रोटीन। इसी अभी यहाँ मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि अगली स्लाइड में काम आ जाए, एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन का ही कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन आगे मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक। देन the striated appearance of microfibril is due to the distribution pattern of proteins actin and myosin in the muscle tissue, मसल टिश्यू में जो स्ट्रिएशंस अपीयर होते हैं हम लोग को ऐसे 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 जगह जगह पे, तो वो किसकी वजह से होते हैं, ड्यू टू दिस
प्रोटीन्स एक्टिन और मायोसिन, और एक्टिन और मायोसिन कंटेन कौन किया है, ए बैंड और आई बैंड। तो ए बैंड और आई बैंड का जैसा अरेंजमेंट रहेगा उसी हिसाब से एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन का अरेंजमेंट रहेगा, उसी हिसाब से उनका डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, और इन्हीं डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हम लोग को क्या दिखता है, स्ट्रिएशंस दिखते हैं। देन अब क्या बोल रहे हैं, both these proteins are arranged as rod-like structures parallel to each other and also to the longitudinal axis of myofibril. Actin filaments are thinner and myosin filaments are thicker. ये भी याद रखना। These are points that you have to remember. Actin क्या होते हैं, thin filament होती हैं, और myosin क्या होती है, thick filament होती है। Myosin ये होती है thick filament। जो थिन फिलामेंट होती है उसको थिक फिलामेंट के मूवमेंट की वजह से आगे बढ़ना होता है, ठीक है। अभी ये भी देखेंगे हम लोग। ये फिगर इंपॉर्टेंट है। अब देखो, ईच आई बैंड हैज इट्स सेंटर अ डार्क मेम्ब्रेन कॉल्ड जेड लाइन, यानी कि इलास्टिक फाइबर जो होता है इसके पास, इसको हम लोग बोलते हैं जेड लाइन। ये वाला, ये येलो वाला क्या है, लाइट बैंड है, और लाइट बैंड में क्या रहता है, आई बैंड, ठीक। यहाँ से देखो आई बैंड, ये लाइट पार्ट वाला, ये तो इसमें मिक्स्ड हो गया है, बट ये येलो वाला पार्ट जो है ये यहाँ से यहाँ आई बैंड है, रेड वाला पार्ट ये यहाँ से यहाँ ए बैंड है, ऐसे मिलाना। और ये लाइट वाले बैंड के पास देखो जो ये ऐसे ऐसे स्ट्रिएशन है उसको क्या बोलते हैं, जेड लाइन, ठीक। अब आगे चलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड जेड डिस्क और क्राउसेस मेम्ब्रेन या डोबीज लाइन। ये डोबीज लाइन याद रख लो, ये क्राउसेस मेम्ब्रेन वाला नहीं पूछेगा, डोबीज लाइन बस। The part of the myofibril between two successive Z line is called as sarcomere, functional unit of muscle contraction. ये याद रखना। What is the functional unit of muscle contraction? Sarcomere. Sarcomere is the functional unit of muscle contraction. और ये कहाँ होता है, एक स्ट्रिएशन और दूसरे स्ट्रिएशन, ये जो Z वाला स्ट्रिएशन है इन दोनों के बीच वाले लाइन में सार्कोमियर दिखेगा, उसको सार्कोमियर बोलते हैं। देखो यहाँ पे भी दिखा है, ये स्ट्रिएशन और ये स्ट्रिएशन के बीच के लाइन को सार्कोमियर बोल रहे हैं। आगे, a sarcomere consists of A band and half of each adjacent I band. क्या क्या रखा है इसके में, एक पूरा A बैंड रहता है, देखो फिगर में भी दिख रहा है। इस फिगर में देखो 1 2 3 4 5, ये पूरा पूरा क्या है, A बैंड ही तो है। और फिर ये येलो वाला पार्ट देखो, आधा इधर वाला आधा इधर वाला, क्या है, हाफ ऑफ आई बैंड। तो वही लाइन इसमें भी लिखा है, sarcomere consists of a A band and half of each adjacent I band. A thin fibrous membrane called M line present in the middle of A band holds the thick filaments together. अब क्या बोल रहा है कि इस फिगर में ही देखो, यहाँ पे देखो हल्का हल्का सा क्या है, मिडिल लाइन प्रेजेंट है। वो क्या करती है, जो थिक बैंड्स होते हैं, जो थिक फाइबर्स होते हैं या थिक फाइबर्स होते हैं, उनको एक दूसरे से ज्वाइन करने के लिए कौन सी लाइन प्रेजेंट है, एम लाइन, उसको बोलते हैं एम लाइन। तो दिस वन यू कैन इजिली रिमेम्बर, अगर एक फिगर बना लोगी तो तुम खुद ही इसको पूरा डिफाइन कर पाओगी। क्या कि ए पहले बैंड प्रेजेंट होती है डार्कर लाइन वाली, फिर लाइट लाइन वाली क्या रहती है, आई बैंड वाली, जो ये सारी ये यहाँ पे ऐसे पूरा कलर करेगा, आई बैंड्स प्रेजेंट रहती हैं। फिर दो आई बैंड्स में क्या है, स्ट्रिएशंस प्रेजेंट रहती हैं ऐसे, इन स्ट्रिएशंस को क्या बोलते हैं, जेड लाइन बोलते हैं। फिर इन दोनों जेड लाइन के बीच में जो आता है पार्ट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सार्कोमियर, ठीक, सार्कोमियर। अब आगे क्या बोल रहा है सार्कोमियर में कि ये दोनों के बीच में आधा ये ए पूरा और ये आधा ये सार्कोमियर का पार्ट है, ठीक, मतलब आधा आई बार इधर का आधा आई बैंड, और ये एक ए बैंड पूरा सार्कोमियर का पार्ट है। फिर इन दोनों को जो ज्वाइंट करने का लाइन है, यानी कि एक फाइबर को दूसरे फाइबर से, यहाँ पे हम ऐसे ही कट करके दिखा रहे हैं, बट अगर जगह होता तो ये पूरा कट करके दिखाते हैं। एक फाइबर को दूसरे फाइबर से जोड़ने वाला जो लाइन है उसको बोल रहे हैं एम लाइन। अभी देखो एच जोन लिया है। अब आगे देखते हैं, the A band and I band are arranged alternately throughout the length of the myofibril. At the end center of A band, a portion is present that is not overlapped by thin filament, and it is called as the H zone या Hansen zone. देखो इसमें क्या बोल रहा है कि कहीं किसी सेंटर A बैंड के सेंटर में ऐसा पोर्शन है जो थिन फिलामेंट से क्या है, ओवरलैप्ड नहीं है, उस पोर्शन को क्या बोल रहे हैं, H जोन या H बैंड। यहाँ पे इसी में देख लो, अगर मान लो ये ए बैंड मैंने बना दिया है, तो इसी में कहीं किसी न किसी जगह क्या रहेगा, हल्का सा लाइन प्रेजेंट रहेगा, जहां पे क्या है, ओवरलैपिंग नहीं है किसकी, मायोसिन फिलामेंट की। और जहां मायोसिन फिलामेंट की ओवरलैपिंग नहीं है वो एरिया क्या हो जाएगा, एच जोन या हैंसन जोन, ठीक। द resting stage, the edges of thin filament on either side of thick filament partially overlap each other, leaving H zone in the center of thick filaments.
अब क्या बोल रहा है, दोनों थिक फिलामेंट के सेंटर में क्या हो जाएगा, एच जोन। तो ये तो जस्ट एक फिगर है, यहाँ पे अभी और जगह होता तो ये एम लाइन में इन दोनों के बीच में ना बनाती, तो ये एक रेफरेंस की तरह फिगर याद कर लो। ये फिगर इज द इम्पोर्टेंट वन। इफ यू ड्रॉ द फिगर यू विल बी एबल टू राइट ऑल द पैराग्राफ्स एंड ऑल द थिंग्स की एम लाइन क्या होती है, एच जोन क्या होता है, जेड लाइन क्या है, ए बैंड क्या है, आई बैंड क्या है। एक बार फिर से देख लो, याद कर लो। ए बैंड इज अ डार्कर स्ट्रिएशंस line which are present on the muscle fiber. I band क्या है, लाइटर वर्जन है जो कि मायोसिन रहता है। A band contain myosin, I band contain the actin one. A band डार्कर होता है, I band लाइटर होता है। फिर I band के ही साइड में स्ट्रिएशंस प्रेजेंट होते हैं, zigzag like स्ट्रक्चर, उसको हम लोग Z लाइन बोल रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, दो Z लाइन के बीच का जो स्पेस है उसको हम लोग बोलते हैं सार्कोमियर। सार्कोमियर में क्या आता है, पूरा A बैंड आता है और दोनों एडजेसेंट I बैंड आएंगे। अब बोल रहा है कि आई बैंड में ही जो कुछ लाइन होते हैं जो दोनों थिक फाइबर्स को कनेक्ट करते हैं, उस लाइन का नाम है एम लाइन। फिर बोल रहे हैं कि जो ए बैंड है वहां कुछ कुछ जगह ऐसा है कि मायोसिन फिलामेंट वहां कवर नहीं किया है, उसको मायोसिन फिलामेंट से कवरेज नहीं मिल रहा है, वो लाइन है एच जोन का लाइन। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, स्ट्रक्चर ऑफ अ मसल फाइबर या मायोफाइब्रिल। ओके, इफ एनी टाइम या this has been started the study of myofibril, you draw the diagram first and then you start writing the theory according to your diagram. Okay, then structure of contractile protein. अब क्या है, the thick myofilament are formed by myosin protein. अभी बताया जो thick myofilaments हैं वो किससे बने हैं, मायोसिन प्रोटीन से, यानी कि आई बैंड का बात, सॉरी ए बैंड का बात हो रहा है यहाँ। ठीक, thin myofilaments are formed by three type of protein called actin, tropomyosin and troponin. These four proteins are collectively known as contractile protein. कौन कौन से प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन, एक्टिन प्रोटीन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। ये चार चीजें हैं जो कि क्या है, कंट्रक्टाइल प्रोटीन का हिस्सा हैं। अब देखो कंट्रक्टाइल प्रोटीन कैसे बोलते हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट। उसको क्यों कंट्रक्टाइल प्रोटीन बोल रहे हैं, देखो कंट्रक्टाइल प्रोटीन का बेसिकली मतलब ये है कि एक प्रोटीन दूसरे प्रोटीन से क्या है, ऐसे एक दूसरे से क्या है, बंधे हुए हैं, लाइक दिस। इफ यू आर एबल टू सी, सो ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है कंट्रक्टाइल प्रोटीन, दोनों एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। इसको क्या बोल रहे हैं, कंट्रक्टाइल प्रोटीन। और यहीं पे क्या है, एक ग्लोबुलर हेड होगा, जहाँ पे ये मान लो, इसको हेड मान लो, ये हेड हो जाएगा, और जो इसका आगे का हिस्सा होगा वो क्या हो जाएगा, टेल हो जाएगा। तो कंट्रक्टाइल प्रोटीन के पास क्या है, एक ग्लोबुलर हेड है, दूसरा उसके पास टेल है। अब इसी में देखो, ये अभी क्या है, सिर्फ एक्टिन है, ये पार्ट क्या है, एक्टिन पार्ट है। अब इसी में क्या होता है, और लेयरिंग होती है। आते हैं, मान लो ये अभी हमने बनाया था क्या, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, ये हेड पार्ट था कंट्रैक्टाइल प्रोटीन का यहाँ पे, और ये क्या था, टेल पार्ट है। ठीक, अब इसी कंट्रैक्टाइल प्रोटीन के ऊपर क्या होता है, ये एक्टिन पार्ट की बात थी, सॉरी ए बैंड की बात है, एक्टिन पार्ट की बात है, जिसमें अभी देखो कवरिंग आएगी। अब इसी के ऊपर एक और किसकी कवरिंग आती है, ट्रोपोनिन की कवरिंग। ये ट्रोपोनिन क्या करता है, ऐसे कवर करता है। ट्रोपोनिन एक और बार कवर कर दिया, देखो अभी मूवमेंट नहीं हो पाएगा, ये क्या कर दिया, मूवमेंट रोक दिया है। अभी सिर्फ क्या है, एक कवरिंग थी, इसके ऊपर एक और कवरिंग आ गई। अब इसके बाद ट्रोपोमाइसिन क्या करता है, ट्रोपोमाइसिन इसी में और मूवमेंट को रोकने के लिए देखो पिन लगा लिया। तो ये मूवमेंट रोकने के लिए जो ये तीन स्ट्रक्चर बना है ना, इसको यही तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, पूरे कंट्रैक्टाइल प्रोटीन को बनाते हैं। एक उसमें क्या रहता है, एक्टिन मायोसिन का फिलामेंट रहता है, ऐसे जो एक्टिन मायोसिन का फिलामेंट है ये वाला मुड़ा हुआ, उसके ऊपर से एक और दरवाजा लग जाता है उसको रोकने के लिए कि नहीं तुम मूव नहीं करोगे, अभी कुछ नहीं करना तुमको, ऐसे दरवाजा लग जाता है। उसके ऊपर से और दरवाजे पे क्या लग जाता है, कुंडी। देखो जगह जगह क्या हो जाएगा, कुंडी लग जाएगा, ऐसे रोकने के लिए उसको कि जहां हो वहीं रहो, अभी तुम्हें मूव नहीं करना है। तो दिस इज ऐसे एक पूरा रेस्टिंग स्टेज में कंट्रैक्टाइल प्रोटीन ऐसे रहता है। ठीक, अंडरस्टूड कि कैसे स्ट्रक्चर रहता है कंट्रैक्टाइल प्रोटीन का। देखो यहाँ पे भी पूरा घुमा हुआ स्ट्रक्चर है ना, ऐसे 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 करके एक दूसरे पे क्या है, घुमा हुआ है। ठीक, समझ में आया कंट्रैक्टाइल का प्रोटीन का स्ट्रक्चर। इसमें तीन बेसिकली डोर हैं, या उसको कह लो कि छुपाए पड़े हैं कंट्रैक्टाइल प्रोटीन का, कब, रेस्टिंग स्टेज में, जब कोई मूवमेंट नहीं करना है। कौन कौन से हैं, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। पहले क्या है, एक्टिन मायोसिन अपने में क्या है, घुमा हुआ स्ट्रक्चर है जिसके पास ग्लोबुलर हेड और टेल है। उसके ऊपर से क्या है, एक और डोर बना हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रोपोनिन। फिर ट्रोपोनिन के अलावा भी क्या है, ट्रोपोमायोसिन है, उसमें अपना जगह जगह लॉक सिस्टम लगाया हुआ है। जब ये दोनों चीज हटेंगी, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन, तब क्या होगा, एक्टिन विल मूव ओवर द मायोसिन एंड देन द मूवमेंट ऑफ द मसल फाइबर अकर्स। ओके, इसीलिए
पहले कंडक्टाइल प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता है। अंडरस्टूड? देखो यही चीज मैं समझा रही थी। एक ये मेन क्या है, यहाँ पे ये मेन है हमारा, ये क्या है, एक्टिन वाला पार्ट है। इसके ऊपर देखो ट्रोपोमायोसिन का एक दरवाजा और ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स का ये समझ लो दरवाजे की कुंडी है और ये एक दरवाजा है। इसको मान लो डोर और ये क्या मान लो डोर नॉब। जब ये दोनों खुलेंगे then only actin will slide over the myosin filament and then only the movement of muscle fibers occurs। यही पूरे इस स्लाइड में समझना है। थिक मायोफिलामेंट और प्राइमरी मायोफिलामेंट क्या है? इट कंसिस्ट मेनली ऑफ मायोसिन प्रोटीन। Each myosin filament is a polymerized protein made up of many monomeric protein called as meromyosins। ठीक, each meromyosin has two important part। कौन कौन सा रहता है? देखो यही हेड है, जो एक्टिन जो हल्का रहता है उसके ऊपर से एक्टिन को क्या करता है, कवर कर लेता है, पकड़ लेता है कस के। और जब ये हेड क्या करता है, एक्टिन को मोड़ाता है। और जब एक्टिन मोड़ता है तब क्या होता है, मसल का मूवमेंट होता है। ग्लोबुलर हेड में क्या है, इट हैज शॉर्ट आर्म कॉल्ड हेवी मीरोमाइसिन। इसमें देखो, इसमें शॉर्ट आर्म है, छोटा सा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हेवी मीरोमाइसिन। ये एरिया हेवी मीरोमाइसिन है, मीरोमाइसिन। ठीक है, इसको HMM बोल रहे हैं। The HMM components project outwards at regular distance. Secondary myofilaments imparts dark appearance at the angle from each other from surface of a polymerized myosin filament and known as cross arm। अब इसका बात हो रहा है कि कैसे क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर स्लाइड। The globular head is an ATPase enzyme which has binding sites for ATP and active sites for actin। क्या बात कर रहे हैं इसमें कि इसके पास एटीपीज, देखो एटीपी का बाइंडिंग साइट भी है और एक्टिन का बाइंडिंग साइट भी है। ये ऊपर वाला जो साइट है ये क्या करता है, एक्टिन से बाइंड हो जाता है जब एक्टिन वाला आएगा भी। एंड ये एटीपी बाइंडिंग साइट क्या करता है, एटीपी का इस्तेमाल करेगा। एटीपी से बाइंड होने के बाद एटीपी को तोड़ के एनर्जी मसल कंट्रैक्शन में ही तो यूज होता है हमारा, जो हम लोग एनर्जी बनाते हैं। तो वो एटीपी को तोड़ने का काम, पहले अटैचमेंट आएगा, बाइंडिंग साइट आएगी, फिर एटीपी यूज करेगा, उसको एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में तोड़ेगा। अभी आगे देखेंगे हम लोग स्टेप वाइज। टेल पार्ट का क्या काम है, ये लाइट मीरोमाइसिन कहलाता है। द मायोसिन मॉलिक्यूल हैज टू आइडेंटिकल हेवी चेन्स एंड 4 लाइट चेन्स। The two heavy chains wrap spirally around each other to form double helix। डबल हेलिक्स बनाए हैं एक दूसरे की तरफ। The light chains are the part of myosin heads and help control the function of head during the contraction of filaments that are placed over each other with the help of muscle। ठीक है, थिन मायोसिन फिलामेंट और सेकेंडरी मायोसिन कंपोज्ड किसके किसके हैं, एक्टिन का, ट्रोपोनिन का और ट्रोपोमाइसिन। थिन वाले में देखो इस वाले के पास, ये वाले के पास क्या क्या है, ये तीन चीज है। एक्टिन है, ग्लोबुलर प्रोटीन विथ लो मॉलिक्यूलर वेट। It is made up of sarcolemma of muscle fibers of two filamentous actin helically wound around each other। एक दूसरे से क्या helically bind है। Each F actin is a polymer of monomeric G, यानी कि ग्लोबुलर एक्टिन के पॉलीमर होते हैं। अब ट्रोपोनिन क्या करता है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ऑफ 3 ग्लोबुलर पेप्टाइड्स या प्रोटीन। इसका नाम याद करने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट राइट दैट इट इज प्रोटीन कॉम्प्लेक्स consist of 3 globular protein distributed at a regular interval on tropomyosin। ये दो नॉब वाला हो रहा है ट्रोपोनिन का बात। In the resting stage of muscle fibers, a subunit of troponin marks an active site of myosin or the actin filaments। अब ट्रोपोमायोसिन क्या है, 2 filaments of this protein run to the F actins through its length। एक बार ऐसे भी देख लो, ये क्या है, हेलिकल स्ट्रक्चर सबसे पहले बना है ना, पहले ऐसे है कवरेज हेलिकल वाला। ठीक, ऐसे कवरेज को अब कौन कवर कर लिया है, ये हमारा क्या है, ट्रोपोमायोसिन है। अब इसी में जगह जगह क्या है, डोर नॉब्स हैं, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ट्रोपोनिन। ठीक है, तो ये रेस्टिंग स्टेज में ये दोनों चीज रहते हैं, तब मूवमेंट नहीं होता। जब ये दोनों चीज हटेंगे देन द एक्टिन विल मूव ओवर द मायोसिन फिलामेंट। ये है मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन। पहले ये देख लो फिर जाते हैं स्टेप वाइज कैसे कैसे होता है। सबसे पहला ये सिंपल वन स्टेज में क्या हो रहा है, एटीपी बाइंड्स टू द मायोसिन हेड causing the dissociation of actin myosin complex। अब देखो इसमें सबसे पहले ये चीज देख लो कि ये रेस्टिंग स्टेज से हट रहे हैं, यानी कि इस पे ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन का जो दरवाजा था वो हट गया, दरवाजे की कुंडली दोनों हट गए हैं। अब ये सिर्फ क्या है, एक्टिन फिलामेंट है। ये क्या है, ओनली एक्टिन फिलामेंट है। इसी एक्टिन फिलामेंट के ऊपर क्या हो जाएगा, मायोसिन अटैच करेगा जिसके पास क्या है, एटीपी है। देखो causing the dissociation actin myosin complex, और एटीपी बाइंड हो रहा है किसके साथ, मायोसिन के साथ।
मायोसिन के हेड पे एटीपी बाइंडिंग साइट है, तो ये बाइंड हो रहा है। अब क्या हो रहा है, एटीपी इज हाइड्रोलाइज्ड कॉजिंग मायोसिन हेड टू रिटर्न टू देयर रेस्टिंग कन्फर्मेशन। एटीपी क्या हो रहा है, हाइड्रोलाइज होकर किस में जाता है, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, देखो यहाँ पे भी आया ना। और फिर ये रेस्टिंग स्टेज पे क्या हो रहा है, अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है फॉर्म्ड स्टेज में, देखो, ताकि ये किससे जुड़ जाए, क्रॉस ब्रिज स्टेज में आ जाए, एक्टिन से जुड़े। Then cross bridge forms and the myosin heads binds to a new position on actin. यहाँ से आके नया पोजीशन पे बना, ठीक। अब इस वाले देखो, एक बार इससे जुड़ेगा, फिर इससे जुड़ेगा, फिर नया, ऐसे धीरे धीरे क्या होता है, मसल का मूवमेंट होता है। यहाँ से फिर वही चीज होगा, एटीपी यूज करेगा इससे, और ये एटीपी से एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनाएगा, और फिर क्या होगा, फिर आगे दूसरे पे मूव करेगा। ये फॉस्फोरस यानी कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ही है, is released myosin head change conformation resulting in the power stroke. The filaments slide past each other. देखो, एक के ऊपर दूसरा क्या हुआ है, मूव किया, ये आगे की तरफ मूव कर जाएगा और ये पीछे की तरफ। ऐसे ही क्या होता है, धीरे धीरे कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल फाइबर होते हैं, और धीरे धीरे इसी से मूवमेंट और लोकोमोशन पॉसिबल होता है। पावर स्ट्रोक स्टेज मतलब कि ये देखो आगे की तरफ मूवमेंट दिखा रहा है, देखो यहाँ से फिगर से ऐसे देखो, यहाँ पे भी दिखा रहा है कि ये आगे की तरफ मूव कर रहा है, और ये क्या हो रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है। और वहीं पे क्या होता है, फिर से एडीपी रिलीज हो जाता है, और फिर से ये क्या हो जाता है, ये रिलैक्स स्टेज में आ जाता है, और फिर से रिलैक्स स्टेज में क्या हो जाएगा, कवरिंग आएगी, फिर से वही सेम चीज, सेम प्रोसेस होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, एक्टिंग या मैकेनिज्म मसल कंट्रैक्शन यू कैन से, ठीक है। इसी को हम लोग ये भी बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। एक्टिंग एंड मायोसिन स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी यही है। Mechanism muscle contraction में क्या है, the contraction of muscle is best explained by sliding filament theory. It states that contraction of muscles takes place by the sliding of thin and thick filaments with the help of cross bridge. Cross bridge का formation हो रहा है, cross bridge में ही क्या हो रहा है, head एक्टिन से अटैच हो जा रहा है, फिर एक्टिन को मूव करा रहा है और खुद पीछे मूव कर रहा है। इसको दिया किसने था, AF हेक्सले एंड R नीडरगर एंड HE हेक्सले। मेनली हेक्सले एंड हेक्सले ही लोग कहते हैं, 4 लोग हैं, बट हेक्सले एंड हेक्सले ज्यादा याद रखा जाता है। एंड जीन मैनसन in England in 1954. Then the sequence of events leading to the contraction is initiated by a signal in the central nervous system, either from the brain voluntary activity or from the spinal cord यानी कि involuntary activity. Motor neuron along with the muscle fiber connected to it forms a motor unit, and the action potential is conveyed to the motor in plate at a neuromuscular junction. It is the junction between motor neuron and sarcolemma of muscle fiber. इसमें बेसिकली क्या बोल रहा है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो रिफ्लेक्स एक्शन आना है, या तो सीएनएस से आता है, या तो इनवॉलेंट्री फ्रॉम द वहां से आएगा, स्पाइनल कॉर्ड से। तो दोनों ही एक्टिविटी कहाँ जाके मिलते हैं या कहाँ जाके जंक्शन क्रिएट करते हैं, मोटर न्यूरॉन्स पे। वो मोटर न्यूरॉन्स कहाँ देगा अपना सिग्नल, सार्कोलेमा पे, क्योंकि सबसे ज्यादा नजदीक तो वो सार्कोलेमा के हैं। फिर सार्कोलेमा और ये मोटर न्यूरॉन के बीच में जो जंक्शन क्रिएट होता है, वही जंक्शन क्या करता है, मसल फाइबर के मूवमेंट में हेल्प करता है। A neurotransmitter acetylcholine is released at the junction by the neural signal which generates an action potential in the sarcolemma. अब क्या हो रहा है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि देखो ऐसे जंक्शन को रहता है, ऐसे यहाँ से ये रिसीवर यहाँ रहते हैं और फिर ये पूरे जंक्शन है। ये अभी हम लोग जो हार्मोनल एक्शन न्यूरोट्रांसमीटर वाला एक्शन पढ़ेंगे ना, तो उसमें डिटेल में आएगा। यहाँ ऐसे रहते हैं, तो ये अपना यहाँ से सर्कुलेमा के थ्रू जंक्शन में क्रिएट करता है, एसिटाइलकोएंजाइम को भेजता है और यहाँ पे जंक्शन पे रिलीज होता है, वहां से न्यूरल सिग्नल मिलता है उसको, और तब क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जाता है सार्कोलेमा पे। और यही क्या करता है, कैल्शियम आयन को रिलीज करता है सार्कोप्लाज्म में, और यही कैल्शियम आयन क्या करते हैं, मसल कंट्रैक्शन में रोल प्ले करते हैं। बेसिकली इन लोग को एक सिग्नल मिलता है, किसी केमिकल के ज्यादा रिलीज होने से या किसी केमिकल के कम रिलीज होने से सिग्नल मिल जाता है सेल्स को या बॉडी को कि हाँ अब हमें एक्शन करना है या एक्शन प्रोवाइड करना है, ठीक। This spreads and causes the release of calcium ion into the sarcoplasm. Calcium ion plays a regulatory role in muscle contraction. Increase in calcium ion level leads to binding of calcium ions, the troponin subunit on the actin filament. This removes the masking of active site from the myosin. क्या बोल रहा है कि जब कैल्शियम आयन ज्यादा हो जाता है या एल्शियम आयन क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है, तो क्या होता है, रेस्टिंग स्टेज आती है, ठीक है। ट्रोपोनिन और ये ट्रोपोमायोसिन क्या हो जाते हैं, एक्टिन फिलामेंट को कवर कर लेते हैं और रेस्टिंग स्टेज आती है, एक्टिव नहीं रहता वो मसल, ठीक। देन यही चीज क्या होगा, कैल्शियम का लेवल कम होगा तो वो दोनों लेयर हट जाएंगे और जो एक्टिन फिलामेंट है वो एक्टिव हो जाएगा और तभी मूवमेंट स्टार्ट होगा। क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन कैसे होता है, एटीपी मॉलिक्यूल ज्वाइन करता है एक्टिव साइट ऑफ द मायोसिन हेड या मायोसिन फिलामेंट। These head contain an enzyme myosin ATPase that along with Ca2+ and Mg2+ ions catalyzes the breakdown of ATP. बोल क्या रहा है, एक्टिव साइट यानी कि जो मायोसिन का हेड है वो एटीपी से जुड़ता है और वहां पे क्या होता है, एटीपी टूट के एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। The energy is transferred to myosin head which energizes and scrambles to join the active site on
एक्टिन फिलामेंट फॉर्मिंग अ क्रॉस ब्रिज। यही एनर्जी जो एटीपी तोड़ा है वो किसको एनर्जी पास करता है, मायोसिन के हेड को, और वही एनर्जी के थ्रू वो किससे जुड़ जाता है, एक्टिन से जुड़ जाता है, और वही से एक्टिन से क्या करता है, द एनर्जाइज क्रॉस ब्रिज मूव, वो क्या करता है, मूव कर जाता है आगे, causing the attached actin filaments to move towards the center of A band. The Z line is also pulled inward, causing shortening of the sarcomere, यानी कि contraction हुआ है मसल का, ठीक, that is contraction. It is clear from the above explanation that during contraction A band retains the length while I band get reduced. ये जरूर याद रखना, during contraction A band retain the length and while I band क्या होता है, reduce होता है. Then myosin head releases ADP and inorganic phosphate, relaxes to its low energy state. The head deattaches from the active myosin and when the new ATP join, it cross bridge broken. Repeating cycle में free hand cleave and the new ATP, the recycle of cross bridge formation break down further the sliding filament theory. वही सेम चीज कंटिन्यूएशन में होगा तो एक मूवमेंट अच्छे से हो पाएगा, यही फिगर में भी दिखाया है. देखो रिलैक्स स्टेज में क्या है, नॉर्मल है, जो एम लाइन जेड लाइन सब दिख रही है. पार्शियली कॉन्ट्रैक्टेड में क्या है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, आई बैंड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो रहा है. और फुल्ली कॉन्ट्रैक्टेड मसल्स में देखो आई बैंड एकदम ही खत्म है, थोड़ा बहुत दिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि आई बैंड को ही रिडक्शन मिल रहा है. जेड डिस्क दिख रहा है, एम लाइन इज अ पार्ट ऑफ ए लाइन, तो ए लाइन कम कॉन्ट्रैक्ट होता है, आई बैंड ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होता है. ठीक, मसल रिलैक्सेशन में आफ्टर कंट्रैक्शन द कैल्शियम आयन पम्प्ड बैक टू द सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी, ब्लॉकिंग द एक्टिव साइट्स and the Z line returns to the original position. That is relaxation of muscle fibers takes place. अब रेड एंड व्हाइट मसल फाइबर्स का क्या है, बर्ड्स एंड मैमल्स हैव टू काइंड ऑफ स्ट्रेटेड मसल फाइबर इन देयर स्केलेटल मसल. एक रेड होता है और एक व्हाइट होता है. रेड वाले क्या होते हैं, डार्क रेड मसल्स होते हैं, व्हाइट वाले में पेल या व्हाइटिश कलर होते हैं. इन लोग के पास ज्यादा मायोग्लोबिन रहता है, इन लोग के पास कम मायोग्लोबिन रहता है. माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा रहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कम रहते हैं. एरोबिक प्रोसेस पे डिपेंड करते हैं, ये एनारोबिक पे रहते हैं. व्हाइट मसल फाइबर तब होते हैं जब लोग बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं, बहुत ज्यादा थक जाते हैं, लाइक रनिंग या कोई भारी सामान उठाए हैं एक बैग और थक गए हैं, तो एनारोबिक प्रोसेस होती है, जल्दी जल्दी एनर्जी बॉडी को प्रोवाइड करने के लिए, तब व्हाइट मसल फाइबर आते हैं. दे हैव स्लो रेट ऑफ कंट्रैक्शन, फास्ट रेट ऑफ कंट्रैक्शन है. एक्सटेंसर मसल है ह्यूमन के बैक के, आई बॉल मसल्स. ठीक, अब आते हैं मेन स्केलेटल मसल. अब यहाँ से पूरा का पूरा याद करना है, सिर्फ और सिर्फ याद करना है माइंड में कि कितने बोन्स हैं, कहाँ कितने बोन्स हैं, कहाँ मिलेंगे. ठीक है, इट विल वी विल जस्ट सी इट वेरी वेरी क्विकली. फ्रेमवर्क है बॉडी का, तो देखो सबसे मेन बात क्या है, स्केलेटल का फंक्शन देख लो. सपोर्ट, इट गिव सपोर्ट, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है क्योंकि हमारे अंदर के बॉडी ऑर्गन बाहर ना आ जाए, स्केलेटल सिस्टम बना है. मसल अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, क्या, अटैचमेंट ऑफ मसल्स के लिए है. मूवमेंट ऑफ बोन के लिए भी कौन है, स्केलेटल सिस्टम हेल्प करता है. ब्रीदिंग, हियरिंग, ट्रैकियल रिंग्स, सेल फॉर्मेशन, ब्लड कॉर्पसेल, बोन मैरो का जो ब्लड कॉर्पसेल बनाने में भी स्केलेटल सिस्टम मदद करता है. ठीक है, मेनी पीपल इसमें कंफ्यूज होते हैं कि बोन मैरो बनाने में कैसे मदद करता है. तो जो बोन मैरो बनता है ना, तो वो एक तरह से स्केलेटल पार्ट जो हमारा पीछे क्या बोलते हैं उसको, स्पाइनल कॉर्ड है. स्पाइनल कॉर्ड के एरिया में ही तो एक एक पर्टिकुलर कार्टिलेज अभी हम लोग देखेंगे वर्टिब्री रहती है, उस वर्टिब्री में भी काट करके बोन मैरो वहां से बनता है. तो वर्टिब्री इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, स्केलेटल सिस्टम ओनली. इसीलिए बोल रहे हैं कि स्केलेटल सिस्टम हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड कॉर्पसेल्स वाया बोन मैरो. ठीक, ह्यूमन स्केलेटल की बात करते हैं तो यहाँ से अंडर मार्क करना शुरू कर दो. क्या, 206 बोन्स हैं. On the basis of the position of skeletal structures in the human body, यहाँ पे चाइल्ड वाला भी एक बार पूछता है, चाइल्ड में कितने बोन्स रहते हैं, आई थिंक 300 के अबव रहते हैं. वंस आई विल कंफर्म इट देन आई विल टेल. ओके, चाइल्ड वाला भी कभी कभी पूछता है कि चाइल्ड में कितने बोन रहते हैं. न्यूबॉर्न चिल्ड्रन में ज्यादा हड्डियां रहती हैं इन कंपैरिजन टू द एडल्ट. एक्सियल स्केलेटन यानी कि ऊपर का पार्ट, मेन जो बात है वो देखो. एक्सियल स्केलेटन यानी कि द इम्पोर्टेंट स्केलेटल सिस्टम, या उसमें कितने बोन्स हैं, 80 बोन्स हैं. अपेंडिकुलर स्केलेटल में कितने बोन्स हैं, 126 बोन्स हैं. इसमें क्या क्या आएंगे, वर्टिब्रल कॉलम आएगा, स्कल आएगा और स्टर्नम. ये वाले में, एक्सियल वाले में जो मेन बॉडी फॉर्म है वो क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है, स्कल है और क्या है, रिब्स है. देखो एक रिब्स है जो आगे के स्ट्रक्चर को पूरा थामा हुआ है, एक वर्टिब्रल कॉलम है जो पीछे पूरा ह्यूमन का बैक संभाला हुआ है, और एक स्कल है जो सर को संभाले हुए. तो ये क्या है, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम आर द मेन स्केलेटल सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी. फिर अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम आर द सपोर्टिव स्केलेटल सिस्टम. एक्सियल वाले कितने हैं, 80 हैं. अपेंडिकुलर वाले कितने हैं, 126 हैं. और टोटल बोन कितने ह्यूमन बॉडी में, 206. अब फिर यहाँ से स्केलेटल में भी अब देखो बस नंबर याद करने की जरूरत है और कुछ नहीं. कितने टोटल हैं, इट इज अ बोनी फ्रेमवर्क ऑफ द हेड. इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 सेट्स ऑफ बोन्स, क्रेनियल एंड फेशियल. ऊपर का क्रेनियल बोल रहे हैं, फेशियल बोन्स को फेशियल बोन्स बोलेंगे. ठीक है, 22 बोन्स हैं टोटल. कहाँ पे, स्कल के पार्ट में. देखो टोटल 22 बोन्स
बोन्स ऑफ मिडिल ईयर कितने हैं? 6 हैं। देन हायोइड बोन कितने हैं? 8 हैं। ऑल्सो इंक्लूडेड इन द बोन्स ऑफ स्कल। इसमें देखो अच्छे से, क्रेनियम में 8 बोन है, फेशियल बोन 14 हैं, ईयर ऑसिकल 6 है, हायोइड बोन भी है। फिर वर्टिब्रल कॉलम में आ जाएंगे। अब क्रेनियम में 8 है तो कहाँ कहाँ है ये भी पूछता है, ठीक है। दिस इज बेसिकली मेनली अ पार्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन की हमारे फ्रंटल बोन कितना है, या पेराइटल बोन कितना है, या टेम्पोरल बोन कितना है। तो सेम वही चीज है, ये सब याद करना होगा। पेराइटल कितना है, टेम्पोरल कितना है, ऑसिपिटल कितना है, इथेमॉइड कितना है। दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ द माइंड गेम, ठीक है। पैलेटाइन, वोमर, नेसल, ये सब कितना है, ये सब याद करना होगा सब। हायोइड ए यू शेप्ड बोन प्रेजेंट एट द बेस ऑफ बक्कल कैविटी। इट इज ओनली बोन विच इज नॉट इन कॉन्टैक्ट विद एनी अदर बोन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टंग बोन। ये वाली बोन की बात हो रही है, ये वाला, ठीक है। ये क्या है, किसी और बोन से कांटेक्ट में नहीं है, इसको हायोइड बोन बोल रहे हैं, और सिर्फ सिंगल बोन है जो कि क्या है, बेस ऑफ बक्कल कैविटी पे प्रेजेंट है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड टंग बोन, क्योंकि बोलने के लिए भी इसका मूवमेंट होता है, तभी क्या होता है, बोल पाते हैं। ह्यूमन स्कल इज डाइकॉन्डाइलिक, ये याद रखना। एंड द स्कल रीजन आर्टिकुलेट्स विद वर्टिब्रल कॉलम विद द हेल्प ऑफ 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स। अब वर्टिब्रल कॉलम में क्या क्या है, इसमें 26 सीरियली अरेंज यूनिट होते हैं, जिसको हम वर्टिब्राल बोलते हैं। अब इस 26 में कैसे कैसे डिवीजन है, 7 सर्वाइकल है, 12 थोरेसिक है, 5 लंबर है, सैक्रल। ये नंबर जरूर याद रखना। अब ये वाला, दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल। वर्टिब्रल फॉर्मूला, ये गलत फॉर्मूला है। वर्टिब्रल फॉर्मूला, दिस इज नॉट द ट्रू फॉर्मूला, आई गिव यू, ठीक है। तो ये नंबर याद रखना कि 26 में से कितना थोरेसिक है, कितना सर्वाइकल है, कितना लंबर, सैक्रल और कॉक्सियल है, ठीक। फंक्शन क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन करता है किसका, स्पाइनल कॉर्ड का, हेड को सपोर्ट कर रहा है, फ्लेक्शन एंड बेंडिंग ऑफ द बैक ऑफ द बॉडी, आल्सो सर्व एज पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ रिब्स। देखो इसमें अच्छे से दिखाया है, ये रिब्स का भी समझ लो पूरा याद करना पड़ता है इन हायर क्लासेस, अभी नहीं। तो बस इसमें तुम ये देख लो कि सर्वाइकल कर्वेचर कहाँ तक है, थोरेसिक कहाँ तक है, लंबर कहाँ तक है, सैक्रम कहाँ तक, कॉक्सिक्स कहाँ तक है, ठीक। ये नंबर याद कर लो। स्टर्नम आते आगे की बात होगी है। फ्लैट डैगर शेप्ड बोन है, वेंट्रल साइड पे सिचुएटेड है वर्टिब्रल कॉलम के, एंड 2 ऑसिपिटल मिड लाइन ऑफ द थोरैक्स। थोरैक्स के 2 मिड लाइन से क्या है, जॉइंट है। रिब्स क्या होते हैं, थिन होते हैं, फ्लैट होते हैं, कर्व्ड बोन्स हैं, देखो कर्विंग है ना। ऑर्गन्स ऑफ द अपर बॉडी 24 बोन्स हैं जो 12 के पेयर में अरेंज्ड हैं। यही देखो यहाँ पे फ्लोटिंग बोन्स आएंगे, और फिर अटैच्ड वाले भी आएंगे। देखो यहाँ ट्रू रिब्स होते हैं 7 वाले, यहाँ तक ये पूरा किससे अटैच है, ये वाली बोन से अटैच है, इसलिए इसको ट्रू रिब्स बोलते हैं। अब फॉल्स रिब क्या हो जाएंगे, 8, 9 एंड 10 पेयर ऑफ रिब जॉइन द 7th रिब। पहले देखो 7th रिब से जॉइन हुए हैं, फिर जाके इससे अटैच हुए हैं विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, फॉल्स रिब। और एक आता है फ्लोटिंग रिब्स, 11th एंड 12th वाला, आखिरी में जो सिर्फ ऐसे ही फ्लोट करते हैं, देखो वो उसका किसी से अटैचमेंट नहीं है, इसलिए उसको फ्लोटिंग रिब बोलते हैं। रिब्स का फंक्शन, सबसे मेन फंक्शन तो इनका यही है कि हार्ट को और लंग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक। हार्ट, लंग्स, heart, large blood vessels and lungs. Rear respiratory muscles, also lower 2 pairs of ribs protect the kidneys. Ribs along with the sternum and thoracic vertebra form the rib cage. ये important line है। Rib cage कौन कौन फॉर्म करता है, रिब केज का फॉर्मेशन स्टर्नम प्रोवाइड करते हैं, थोरेसिक वर्टिब्री करती है, और रिब्स करते हैं, ठीक। अगला आता है लिम्स। एवरीथिंग यू हैव टू रिमेंबर, अगेन आई एम सेइंग, जितने भी बोन्स हैं उसका नंबर और पोजीशन, ज्यादातर की नंबर ही पूछता है, तो नंबर याद रखना है। लिम्स में क्या है, 13 नंबर है, ठीक। अब इसमें भी देखो फोर लिम्ब में कितना है, ह्यूमरस 1 है, रेडियस 1 है, अल्ना 1 है, कार्पेल्स और रिस्ट बोन 8 है, इसकी बात हो रही है, कार्पेल्स और रिस्ट बोन। देन पाम बोन्स क्या है, 5 है, यहाँ ये वाले। अब इसमें भी क्या है, डिजिट्स है, 14 डिजिट्स है, ये बात हो रहा है, ठीक। इसका ये याद रख लो, फैलेंजियर फॉर्मूला ह्यूमन हैंड का कितना है, 2 3 3 3 3, ठीक है। हाइंड लिम्ब में क्या है, वही सेम, कंसिस्ट ऑफ 1 फीमर, 1 टिबिया, 1 फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, देन फैलेंजियस। यहाँ पे कार्पल है, यहाँ टार्सल है। कप शेप्ड बोन और पटेला कवर्स द नी वेंट्रली। फैलेंजियर फॉर्मूला यहाँ पे भी है, ह्यूमन फुट का सेम है, 2 3 3 3 2 3 3 3। अब शोल्डर की बात, पेक्टोरल गर्डल या कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 2 बोन, कौन कौन सा, स्कैपुला और क्लैविकल। स्कैपुला को शोल्डर ब्लेड कहते हैं, जो यहाँ है, ये वाला है, ठीक है, ये शोल्डर ब्लेड है। इट कंसिस्ट ऑफ sharp ridge and the spine and the triangular bone, and clavicle क्या है, helps in articulation of the upper limb with axial skeleton. Function क्या है, pectoral girdle का provides an attachment point for numerous muscles that allow shoulder and elbow joint to muscles. ये क्या है, एक attachment provide कर रहा है with the upper body parts and the movement of the जो movement करने वाले bones हैं उसको, basically limbs and forelimbs, ठीक। अब pectoral pelvic girdle क्या होता है, hip bones, जो कि नीचे के जो हमारे
हाइंड लिम्स है, हाइंड लिम्स का कनेक्शन विद द अपर बॉडी पार्ट कौन करता है? पेल्विक गर्डल, ठीक। इट इज लोकेटेड इन द लोअर पार्ट ऑफ द ट्रंक, कंसिस्ट ऑफ कॉक्सिल यानी कि हिप बोन्स, इट इज आल्सो नोन एज फॉसा कॉक्सी या साइनोवियल कैविटी। इसमें भी 3 बोन्स हैं, अपर इलियम, लोअर इस्चियम और इनर प्यूबिस, ठीक है। इनमें सब एक एक बार है, इसलिए नंबरिंग नहीं है। फंक्शन क्या है? इट प्रोवाइड्स आर्टिकुलेशन ऑफ द बोन्स ऑफ लेग, सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट द एब्डोमिनल विसेरा। अगर यहाँ हिप बोन में कोई गड़बड़ी आई तो इंसान खड़ा नहीं हो पाएगा, ठीक है, इसलिए हिप बोन क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब जॉइंट्स में आते हैं, कौन कौन से जॉइंट्स हैं? प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन बिटवीन 2 और मोर बोन्स, उसको क्या बोल दिए हैं? जॉइंट्स बोल दिए हैं। और बिटवीन अ बोन एंड अ कार्टिलेज इज कॉल्ड अ जॉइंट। जहां जहां एक बोन को कार्टिलेज से जोड़ा गया है या एक बोन दूसरे बोन से जोड़ा गया है, उस जॉइंट को हम लोग जॉइंट से बेसिकली बोलते हैं। और 5 तरह के जॉइंट्स होते हैं, उसमें भी देखते हैं क्या क्या है क्लासिफिकेशन में। अच्छा पहले ये देख लो क्लासिफिकेशन में, इमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल और फ्रीली मूवेबल। इमूवेबल वाले में क्या क्या आएगा? हेड बोन्स firmly attached by bundles of dense white fibrous tissues. So these do not allow any movement of the bone. There is sutures joined between the bones of skull and syndesmosis joined between fibia and tibia. जानती हो जो ये हेड है ये भी क्या है? 3 पार्ट में डिवाइड है, उसमें भी क्या है? डिवीजन है। तो उसका जो डिवीजन है या उसका जो जॉइंट है वो क्या है? इमूवेबल जॉइंट का एग्जांपल है, क्योंकि वहां पे कोई मूवमेंट नहीं है, ठीक। फिर कार्टिलेजिनस या स्लाइटली मूवेबल जॉइंट क्या क्या होते हैं? Bones of making a joint and joined together by cartilage. Slight movement of bone is possible. Example में pubic symphysis of pubis. The joint between adjacent vertebrae and the vertebral column. देखो वर्टिब्रल कॉलम में क्या है? थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, सीधा होता है, टेढ़ा होता है, ऐसे उचक के भी बैठ सकते हैं, ऐसे सीधे भी बैठ सकते हैं। तो ये क्या है? वर्टिब्रल कॉलम का थोड़ा थोड़ा मूवमेंट है, यानी कि स्लाइट मूवमेंट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, ठीक। आते हैं क्या? साइनोवियल यानी कि फ्री मूवमेंट। Considerable movement is allowed at the synovial joint. Each clavicle is long slender bone with 2 curvatures. It is because there are present fluid-filled synovial cavity between the articulating surface of bones. इन दोनों जॉइंट के बीच में एक कैविटी होती है जिसकी वजह से फ्री मूवमेंट ऑफ द जॉइंट्स या बोन्स होता है, ठीक। इसमें देखो साइनोवियल जॉइंट में कौन कौन से है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, एग्जाम्पल याद रखो, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है? सॉकेट है स्ट्रक्चर में, एग्जाम्पल में देखो ये पेक्टोरल गर्डिल एंड हेड ऑफ ह्यूमरस। हिप जॉइंट बिटवीन द एसिटिबुलम एंड हेड ऑफ फीमर। पेक्टोरल गर्डिल और हेड ऑफ ह्यूमरस, ये वाला बात हो रहा है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हम लोग क्या करते हैं? उसको गोल गोल घुमा सकते हैं, ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते। फिर पाइवट जॉइंट, सॉरी हिप जॉइंट यानी कि नी जॉइंट, जो घुटने के बीच की जॉइंट है या एंकल की, एल्बो के बीच की जॉइंट है। देखो ये इधर तो आएगा लेकिन इसको पीछे करेंगे तो क्या होगा? टूट जाएगा। तो ये एक पर्टिकुलर साइड ऑफ मूवमेंट प्रोवाइड करता है। एल्बो का जॉइंट या नी जॉइंट है या एंकल का जॉइंट है, एक साइड मूवमेंट करता है, दूसरे साइड रेस्ट्रिक्ट करता है, ठीक। तो ये कौन सा जॉइंट है? हिंज जॉइंट है। एग्जाम्पल में ये याद रख लो। पाइवट जॉइंट क्या होता है? मूवमेंट इन वन प्लेन, यानी कि जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, रेडियस एंड अल्ना। एक साइड वाला जॉइंट जो रेडियस और अल्ना का मूवमेंट है, यानी कि ये हम लोग ऐसे घुमा रहे हैं लेकिन और पूरी तरह से नहीं घूम सकता कि पूरा हमारा ये क्या हो जाए, हाथ पूरा घूम जाए, तो उसको वो जॉइंट क्या है? पाइवट जॉइंट है। आगे आता है ग्लाइडिंग जॉइंट। दिस जॉइंट अलाउ लिमिटेड मूवमेंट इन ऑल द डायरेक्शन एज द बोन्स आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर। एग्जांपल में जॉइंट बिटवीन द कार्पल बोन्स एंड बिटवीन द टार्सल बोन्स। इसका बात हो रहा है लिमिटेड जो मूवमेंट है, ये वाला हम लोग देखो अपने मर्जी से क्या करते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर रहे हैं, तो ये क्या है? ग्लाइडिंग जॉइंट है। फिर सैडल जॉइंट। दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज लाइक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बट नॉट डेवलप्ड फुल्ली। एग्जांपल में जॉइंट बिटवीन कार्पल ऑफ हैंड एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। ये वाला बात हो रहा है कि ये क्या है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के ऐसे हम लोग घुमा रहे हैं लेकिन पूरी तरह से क्या है? डेवलप्ड नहीं है। अब आता है क्या? कॉन्डाइलिक या एलिप्सॉइड जॉइंट। ये मूवमेंट इन द 2 प्लेन्स बैक एंड फोर्थ एंड सॉइड। मेटाकार्पल्स एंड फैलेंजेस, मेटाकार्पेलोफैलेंजियल जॉइंट्स ऑफ द फिंगर, ठीक है। ये क्या हो रहा है कि एलिप्सॉइड जॉइंट्स बता रहे हैं, किसी भी तरह से हम लोग मेटाकार्पल्स या फैलेंजेस जो हैं उसको मूव कर सकते हैं। और ये लोग कौन से जॉइंट है? एलिप्सॉइड जॉइंट या कॉन्डाइलिक जॉइंट। फंक्शन क्या है? वही सेम चीज, मूवमेंट को और अच्छे से कराने के लिए जॉइंट प्रोवाइड किए जाते हैं। जॉइंट की वजह से ही तो बॉडी क्या होती है? फ्लेक्सिबल होती है। अगर जॉइंट ना रहे तो हमारा हम लोग कुछ मूव ही नहीं कर पाएंगे, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखा पाएंगे। तो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स इन ऑल टाइप ऑफ मूवमेंट। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट, इट अलाउ द जॉइंट्स टू बिकम फ्लेक्सिबल। ये 2 मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका, ठीक। Which is essential for all type of movement. Force generally generated by muscle is used to carry out movement through joint where joint as fulcrum. Then joint make body flexible. Some joint allow the growth of structures as they connect to. अब आखिरी चीज डिसऑर्डर्स में क्या है? माइसेंथेनिया ग्रेविस है, एग्जाम्पल याद रखना। क्रॉनिक और ऑटोइम्यून डिसीज है, जिसके खुद से होने वाला है, ठीक है। इसमें आउटसाइड द एनवायरनमेंट ज्यादा असर नहीं करता।
characterized by varying degree of weakness in the skeletal muscle of the body, it leads to fatigue and ultimately paralysis of skeletal muscles. इसको बोलते हैं मेसेंथेना ग्रेविस। मस्कुलर डायस्ट्रोफी क्या होता है, ये जेनेटिक है। ठीक, इसमें क्या होता है, ये हटा दो, दिस जॉइंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग, ठीक है, एसोसिएटेड विथ, ओके जस्ट गिव मी अ मिनट। तो ये मस्कुलर डायस्ट्रोफी के इसमें क्या होता है, बस इतना याद रखना कि 12 तक की एज में जो उसका पूरा मसल है ना वो डिसफंक्शन हो जाता है, और मसल ही अपने आप में क्या होता है, उसकी एक्टिविटी कम होते 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 खत्म ही हो जाती है, उसमें एक्टिविटी नहीं बचती। एक्टिन मायोसिन फिलामेंट का जो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन है वही नहीं हो पाता, ये इनबॉर्न होता है मस्कुलर डायस्ट्रोफी। बड़े होते होते तक का डेथ ही समझो, क्योंकि वो पेशेंट क्या हो जाता है, एकदम अनेबल टू मूव, एक जगह का रह जाता है, तो ज्यादातर डेथ ही होती है एडल्ट स्टेज आते आते। फिर टेटानी, टेटानी क्या है, एबनॉर्मल कंडीशंस है कैरेक्टराइज्ड बाय पेरियोडिक पेनफुल मस्कुलर स्पैज्म। ये नॉर्मली हो भी सकता है कि कहीं ज्यादा काम कर लिया या कहीं ज्यादा नस खिंच गया, जब लोग नॉर्मली अपने लैंग्वेज में बोलते हैं नस खिंच जाना, तो वो टेटानी का ही काम है, पेरियोडिक पेनफुल मसल स्पैज्म, वाइल्ड कंट्रैक्शन एंड ट्रीमर्स। कोई एक्स्ट्रा ऐसा काम करो, कोई अचानक से जब काम करो तो कहीं ना कहीं मसल स्पैज्म आ ही जाता है नॉर्मल लाइफ में। It is caused by low calcium level in the body fluid and associated with diminished function of parathyroid gland. Arthritis old age peoples में ज्यादा देखा गया है, several type होते हैं, rheumatoid arthritis, osteoarthritis, infectious arthritis या gout या osteoporosis। अच्छा, arthritis नहीं, इससे क्या तक है, gout तक का। arthritis muscles of pain in the joint होता है, inflammation of the synovial membrane known to occur at any age। ये क्या है, osteoporosis या osteoarthritis डिसीज है characterized with progressive erosion of articular cartilage. Mainly arthritis occurs in old age people. With age तुम्हारा जो मसल या जॉइंट का एक्टिविटी है वो कम हो जाता है। रिमोटॉइड में क्या होता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन या साइनोवियल फ्लूइड कम होता है। ओस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, जो कार्टिलेज है वो साइनोवियल जॉइंट का कार्टिलेज काम करना बंद करता है। इन्फेक्शियस आर्थराइटिस क्या है, अगर कुछ जॉइंट में इन्फेक्शन आ गया। गाउट क्या है, आर्थराइटिस है जहाँ पे क्या होता है, यूरिक एसिड अक्यूमुलेट हो जाता है, वहां से फूलना शुरू हो जाता है। लोगों का बड़े बड़े ओल्ड एज पीपल का देखो पैर ज्यादा फूल जाता है तो चलना नहीं पाता, तो वो क्या है, गाउट की वजह से होता है। ओस्टियोपोरोसिस क्या होता है, रिडक्शन इन बोन टिश्यू मास, it results in the weakness of skeletal muscles. It is caused due to excessive reabsorption of calcium and phosphorus from the bone. The decreased level of osteogen is common cause of this. It is an age-related disorder that is more common in women than men. It leads to increased chances of fracture. Okay. तो ओस्टियोपोरोसिस में सिंपली वही सेम चीज, जो कैल्शियम और फास्फोरस है वो ज्यादा यूज होने लगते हैं, ज्यादा की वजह से क्या होता है, बोन ही खुद ही झर के गिरने लगता है। जब बोन झर के गिरने लगता है तो क्या होता है, वीकनेस प्रोवाइड होता है, और इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वीमेन में ज्यादा होता है, मेन में कम होता है। ठीक, इससे फ्रैक्चर का चांस भी ज्यादा बढ़ता है। सो दिस चैप्टर इज ऑल्सो कंप्लीटेड इन टुडेज क्लास। एनी डाउट इन दिस चैप्टर? मेनली दो ही चीज है ही, एक स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी और दूसरा ये पूरा याद करने वाला सिस्टम। सो एनी डाउट? No, ma'am. Okay then, I'm closing the class here.